हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ड्रग एक्शन ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इसका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट वीडियो अपनी डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ड्रग एक्शन ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। जब कोई भी नर्व इम्पल्स या सिग्नल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक की तरफ न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है, तो इसे ही न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर कहते हैं। मतलब क्या होता है, जब कोई नर्व इम्पल्स या सिग्नल जो होता है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ क्या न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से जाता है या ट्रांसफ़र होता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, हम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये 4 स्टेप में होता है। पहला है, इस स्टेप में सिग्नल एक्सोनल कंडक्शन से या एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। जब कोई भी सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर से सीधे किसी ऑर्गन के पास जाता है तो इसे एक्सोनल कंडक्शन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जो सिग्नल है न्यूरोट्रांसमीटर से सीधे किसी ऑर्गन के पास गया, मतलब किसी ऑर्गन के पास डायरेक्ट पहुंचे, जैसे हमारे ब्रेन से सीधे हमारे हाथ के पास आ गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सोनल कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब हम अपना देखते हैं सेकंड वाला। इसके बाद जो सिग्नल होते हैं वह और दूसरे ऑर्गन के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि हाथ से फिंगर्स में। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र हुई हैं उसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं जो जाकर न्यूरॉन से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम अपना फोर्थ देखते हैं। फिर इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर अपना टारगेट तक पहुंच जाते हैं, जो मेन टारगेट होता है। अब हम देखते हैं इसमें हमारी ड्रग कोलिनर्जिक ड्रग, जो कि हमारी पहली ड्रग है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यह वह ड्रग है जो किसी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है, किसी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का कार्य करती हैं। ये वह ड्रग हैं जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। कौन से नर्वस सिस्टम, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। कौन करती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है। इसके बाद में क्या है, हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग देखते हैं। तो इसमें क्या है, ईस्टर्स ऑफ कोलिन, एसिटाइल कोलिन हो गया और मिथाकोलिन हो गया। इसकी क्या एग्जांपल है, स्टर्स ऑफ कोलिन के एसिटाइल कोलिन और मेथाकोलिन इसके एग्जांपल हैं। और ये क्या है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड्स, इसमें मस्कारिन, निकोटीन और पिलोकार्पिन इसके एग्जांपल हो गए। एंटी कोलिनिस्ट्रेट एट्रोपिन हो गया, बेलाडोना हो गया। ठीक है। और ये क्या है, फेस्टिगोमाइन, न्यूस्टिगोमाइन, डाइक्लोमाइन और ट्रोस्पियम। तो ये किसके हैं, एंटी कोलिनिस्ट्रेट के एग्जाम्पल। ये ड्रग किसकी है, एंटी कोलिनिस्ट्रेट की हैं। अब हम इसमें देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हार्ट पर क्या असर पड़ता है, ये हार्ट रेट कम कर देती हैं। कौन कर देती हैं कम, कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये ब्लड वेसल को डायलेट मतलब फैला देती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो वहाँ पर प्रेशर कम पड़ेगा उन पर, तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। अब हम इसके देखते हैं स्मूथ मसल्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्मूथ मसल्स जैसे GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकेड़ देती हैं, सुखाड़ना। ठीक है, सुकेड़ देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। इसके बाद सिक्रीशन, मतलब जो भी सिक्रीशन हो रहे हैं हमारी बॉडी से फ्लूइड, ये अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं। मतलब जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका सिक्रीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन आई बाय ओरल रूट। ओरल रूट से हम इसको ले रहे हैं तो आंखों पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। डोज ऑफ ड्रग में हम जो इम्पोर्टेंट और कुछ फेमस ड्रग होती हैं उनकी ही डोज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे एसिटाइल कोलिन 20 mg देते हैं IV IM रूट से। ठीक है, और ये अडल्ट की बात हो रही है यहाँ पे।
पिलोकार्पिन 5 mg ओरल रूट फॉर अडल्ट, ठीक है। नियोस्टिकमाइन 15 mg ओरल फॉर अडल्ट, मतलब ओरल रूट से देंगे और किसको देंगे, अडल्ट को देंगे। अब इंडिकेशन, इंडिकेशन या यूज़ एक ही बात होती है। इंडिकेशन या यूज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही बात है। और यूज़ लिखें या इंडिकेशन लिखें, बात एक ही है, आपको दोनों तरह से लिख सकते हैं। किस किस में यूज़ हो रहा है या क्या क्या इसके इंडिकेशन है। तो इसका यूज़ ग्लाउकोमा में होता है, माइसेनिया ग्रेविस में इसका यूज़ करते हैं, टेम्परेरी पैरालिसिस में इसका यूज़ करते हैं, स्नेक बाइट में भी इसका यूज़ करते हैं, एल्जाइमर में भी इसका यूज़ करते हैं, और डिजीनेस में इसका यूज़ करते हैं, इंक्रीज सेलिवेशन में करते हैं, ठीक है, और ड्राई स्किन और डायरिया में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या थे इसके इंडिकेशन। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन बीमारियों में हम इन ड्रग को नहीं देंगे या एडवर्स इफेक्ट ये अपना किन बीमारियों में दिखाएंगे। तो कौन सी हैं वो, सीओपीडी में इसको यूज़ नहीं करते। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, इसमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अस्थमा, ये भी वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसमें भी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। कोरोनरी वस्कुलर डिसीज़ में इसका यूज़ नहीं करेंगे, जो कि एक हार्ट प्रॉब्लम है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। सीवियर मायोसिस में इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। पहले हमने कोलिनर्जिक पढ़ ली, अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे। एंटी का मतलब आप समझिए विपरीत, उल्टा, रोकना, इसे क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग वह ड्रग होती हैं जो एसिटाइल कोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करना और स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना मतलब उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, इनहिबिट करना रोकना, रोकथाम करना, रोक लगाना। आप समझ ही गए होंगे इनहिबिट और स्टिमुलेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो हम इसमें क्या देखेंगे, बेलाडोना एल्कलॉइड्स। बेलाडोना एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं, एट्रोपिन, ठीक है। सेमी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेलाडोना एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हेमेट्रोपिन, एट्रोपिन, मिथाइल नाइट्रेट। तो इसकी ये दो ड्रग हो गई, ठीक है। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ऑफ बेलाडोना एल्कलॉइड, इसमें क्या होगा, साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है, प्रोपेंथलिन। तो ये इसके दो दो ड्रग के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। जैसे कि हार्ट पे क्या असर पड़ेगा, इट इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगी। थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश के वर्ड को भी समझिए, क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी के इतने कठिन पड़ जाते हैं कि आप उनको इंग्लिश में ज़्यादा याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे कि उत्तेजित होना, कितना वो लग रहा है, और आप इसको सीधे बोल सकते हैं कि स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट मतलब बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट, सुकेड़ देती हैं, मतलब ब्लड वेजल्स को होती हैं उनको सुकड़ा देती हैं, सुकड़ जाती हैं ब्लड वेजल्स, और ब्लड प्रेशर को बढ़ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब ब्लड वेजल्स सुकड़ेंगी, पतली होंगी, तो प्रेशर जो क्या होगा वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। स्मूथ मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्मूथ मसल्स जैसे जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देती हैं। रिलैक्स का मतलब आ गया यहाँ पर कि ये उसको रिलैक्स मोड, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, रिलैक्स मतलब फैल जाता है, डायलेट हो जाती हैं मसल्स, तो उसमें क्या होता है जो रिलैक्स कर देती हैं, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रिलैक्स बोलेंगे। अब हम देखते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देती हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है उसको क्या करेंगी, कम कर देंगी। तो ये थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम इसमें डोज देखते हैं। एट्रोपिन नॉट मोर देन 3 mg बाई IV रूट और फॉर अडल्ट। आपको ध्यान रखना है एट्रोपिन क्या है, 3 mg से ज़्यादा नहीं दी जाएगी 24 घंटे में बाई IV रूट, ठीक है, और अडल्ट के लिए। तो ये एट्रोपिन की डोज हो गई। अब हम इसमें देखते हैं इंडिकेशन। इसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। इंडिकेशन मतलब यूज़, हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे यूरिनरी डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं या करते हैं।
नोजिया एंड वॉमिटिंग में यूज़ करते हैं, आई डिजीज़ में यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये क्या थे इसके यूज़। अब हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ नहीं करेंगे, इनलार्ज प्रोस्टेट में यूज़ नहीं करेंगे, इनलार्ज मतलब बढ़ी हुई प्रोस्टेट, ठीक है, इनमें यूज़ हम इसका नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करेंगे, टैचिकार्डिया में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या थे, एंटी कोलिनर्जिक। अब हम अपना नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, एड्रिनर्जिक ड्रग, जो कि हमारी थर्ड ड्रग है। अब इसमें क्या देखते हैं, एड्रिनर्जिक ड्रग मानव शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। ये एड्रिनल ग्लैंड से होने वाली रिएक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। एड्रिनर्जिक ड्रग शरीर में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, मतलब क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग। इसमें क्या क्या आएगा, एड्रिनलिन होगा, नॉर एड्रिनलिन होगा, आइसो प्रीनलिन होगा और साल्ब्यूटामोल होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग, टायरामाइन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग। मिक्स एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग, इसमें क्या होगा, एफेड्रिन होगा, डोपामिन होगा और ये मेफ्टर्मिन होगा, मेफेनटर्मिन। और इसके नाम आप थोड़ा देख लेना, थोड़े लेने में इनकी दिक्कत होती है नाम, मेफेनटर्मिन, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सीबीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सीबीएस जहाँ भी लिखा हुआ आएगा आपको ध्यान रखना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो एड्रेनालिन इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एड्रेनालिन ब्रोंकोडाइलेशन करता है, मतलब जो ब्रोंकाई होती है उसको डायलेट फैला देता है, ठीक है। डायलेशन मतलब फैला देना, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सुकेड़ देना, ठीक है। तो क्या करेगा, फैला देगा। आइस की बात करें तो इसमें एड्रेनालिन एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। एड्रेनालिन क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को बढ़ा देता। तथा माइड्रियासिस का मतलब क्या होता है, पपिल मतलब जो आँख की पपिल होती है उसको डायलेट फैला देता है। स्केलेटन मसल्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एड्रेनालिन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है, मतलब क्या करेगा, जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो सिग्नल हैं उनको बढ़ा देगा तथा थकान को कम कर देगा, ठीक है। अब हम डोज की बात करें इसमें तो क्या होता है, 0.2 से लेकर 0.5 mg/IM फॉर अडल्ट, ठीक है। किसकी थी ये, एड्रेनालिन की। अब हम देखते हैं नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। तो 2 से 4 माइक्रोग्राम पर मिनट IV फॉर अडल्ट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन मतलब यूज़। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं या मतलब करते हैं, ठीक है। ग्लाउकोमा को ठीक करने में करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक मतलब डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज़ करते हैं। तो हम किसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ग्लाउकोमा में कर रहे हैं, ब्रोंकल अस्थमा में कर रहे हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट में कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से ये नोट हैं बने हुए, तो जो नोट्स हैं आप उसी तरह से बना लेते हैं। अगर आप एडिशनल कुछ जानते हैं या आपके पास बुक है तो आप एडिशनल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम बहुत सरलता से, बहुत हिंदी में जो भी हम पढ़ सकते हैं उसके पर्पज़ से मैं ये नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। आप अपने जो एडिशनल जानते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं करते इसका, मतलब हाइपरटेंशन है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। एंजाइना में इसका यूज़ नहीं करेंगे। रेदमिया में इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इनमें इसका यूज़ नहीं करेंगे।
अब हम अपनी देखते हैं एंटी एडिनर्जिक ड्रग। एंटी मतलब वही उल्टा, विपरीत, रोकना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एंटी में बोला जाता है। तो यह वह ड्रग होती हैं जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। वे ड्रग जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग कहलाती हैं। समझ गए आप, जो बीटा और अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, ऐसी ड्रग को क्या कहेंगे, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग कहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ड्रग के एक्शन को रोक देती हैं, ठीक है। तो आप इनको दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो अल्फा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, फेंटोलामाइन, प्राजोसिन, ठीक है, टेराजोसिन, अल्फ्यूजोसिन, टोलाजोलिन। तो ये क्या है, इसकी अल्फा ब्लॉकर्स की ड्रग है। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, प्रोप्रानानोल, ठीक है, टिमोलॉल, सोटालॉल, एटनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, स्मोलॉल। तो ये क्या थी, बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग थी। अब हम इसकी बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसमें देख लेते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट में ये हार्ट रेट कम कर देती है, तो क्या करेगी, ये हार्ट रेट को कम कर देगी। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेगी, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, मतलब सुकेड़ देती है, ब्रोंकाई को क्या करेगी, सुकेड़ देगी, ठीक है। आइज में बात करें, ये एक्वस ह्यूमर को कम कर देगी, ठीक है। यूट्रस में क्या करेगी, ये यूट्रस को रिलैक्सेशन देती है, मतलब उसको रिलैक्स कर देती है, डायलेट कर देती है, ठीक है। और अब हम इसमें देखते हैं डोज ऑफ ड्रग। जैसे फेंटोलामाइन है, तो इसको हम 5 mg IV देंगे अडल्ट के लिए, और ये 24 घंटे में देंगे। और एटनोलॉल है 12.5 mg से 50 mg ओरल फॉर अडल्ट, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे डोज, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, डोज का कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। इंडिकेशन बात करें तो हम इसमें किस किस में यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है, फियोक्रोमैटोमा में यूज़ कर सकते हैं, क्रोमैटोसाइटोमा में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में इसका यूज़ करेंगे, बर्जर डिसीज में इसका यूज़ करेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज़ करेंगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसको कभी कभी CHF भी लिख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में करेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में करेंगे। इन्फेक्शन की भी स्पेलिंग इसमें गलत है, इसमें ए के बाद में आपको आर लगाना है, INFAR, ठीक है, CTION, इसमें आर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो वो आपको लगा लेना है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसमें किस किस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, COPD में यूज़ नहीं करेंगे, हार्ट ब्लॉक में इसका यूज़ नहीं करेंगे, ब्रेडिकार्डिया में इसका यूज़ नहीं करेंगे, प्रोस्टेटिव हाइपरप्लाज्मिया में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसमें इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें क्या कहते हैं, इसको स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह वह ड्रग होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती हैं तथा मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कम कर देती हैं। मतलब क्या करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे और मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम कर देती हैं। कौन सी ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट या ड्रग एक ही बात है। अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन और मसल्स के बीच का एक ब्रिज होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब जो जोड़ता है, जैसे पुल, ठीक है। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं, ड्रग एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसमें क्या होगा, डॉक्साक्यूरियम होगा, पेनक्यूरियोनियम होगा, ठीक है, एट्राक्यूरियम होगा, रोक्यूरोनियम होगा। तो ये आपको ड्रग याद करनी है, इनके नाम भैया बड़े अटपटे हैं, नाम भी नहीं बोल पा रहे ढंग से, तो आपको ये ध्यान रखनी है। इन्विट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इन्विट करती हैं वो कौन सी करती हैं, ब्यूटोलिनस टॉक्सिन टाइप, ठीक है। ये ड्रग इसके रिलीज को इन्हिबिट करती हैं। ड्रग एक्टिंग सेंट्रली
जो सेंट्रली एक्टिंग करती हैं, तो उसमें क्या होगा, डायजेपाम हो गया, डाइक्लोफेन हो गया, मेफेनोसिन हो गया। तो ठीक है, अब हमारी फोर्थ कैटेगरी है ड्रग एक्टिंग डायरेक्ट ऑन मसल। तो ये क्या होगा, डेंड्रोलेन, ये हमारी ड्रग होती है जो डायरेक्ट मसल्स पर एक्ट करती है। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में इसमें क्या होगा, मतलब स्केलेटल मसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंड्यूस क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड मतलब बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। सिक्रीशन, सलाइवा और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, ठीक है। बीपी, ये ब्लड प्रेशर कम कर देती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ब्रोंकोस्पाज्म कर देती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ ही गए होंगे। अब हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। जैसे डायजेपाम है, उसको हम 5 mg ओरल फॉर अडल्ट देंगे, 5 mg देंगे ओरल फॉर अडल्ट, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया, किसमें यूज़ करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में इसका यूज़ करेंगे। स्लीपलेसनेस में भी इसका यूज़ करेंगे जब नींद नहीं आती होती, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, हाइपोटेंशन में नहीं करेंगे। हाइपोटेंशन का मतलब आप समझिए जब बीपी कम हो जाता है। हाइपर मतलब बढ़ना और हाइपो मतलब कम होना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना, ठीक है। हाइपोक्सिया में करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में करेंगे, टैचिकार्डिया में करेंगे और वॉमिटिंग में इसका यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी मतलब नहीं करेंगे। हाइपोटेंशन में नहीं करेंगे, हाइपोक्सिया में नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ नहीं करेंगे और क्या नहीं करेंगे, टैचिकार्डिया में नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं, वॉमिटिंग में भी हम नहीं करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रग देखते हैं जो कि है हमारी ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक तरीके की बीमारी होती है, तो इसमें हम कौन सी ड्रग का यूज़ करेंगे, तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जब नर्व और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन टूट जाता है तब माइस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर होता है। इससे मसल्स वीकनेस होती है, ठीक है। अब इसमें ड्रग की बात करें तो एंटीकोलिनिस्टेट, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट, पैडिसोलोन स्टेरॉयड होता है जो कि, ठीक है। अदर ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, तो ये हम ड्रग इसमें यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो इन ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, तो स्केलेटल मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सुकेड़ देंगे। जीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन बढ़ा देंगी, ठीक है। सीबीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपको ध्यान रखना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीबीएस। फुल फॉर्म आपको बहुत ध्यान रखनी है, कभी कभार फुल फॉर्म से के जरिए ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन आता होता है, फुल फॉर्म ना जानने की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम कर देती हैं, ठीक है। अब आइस पे इसका क्या होगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कम कर देगी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आई का कम हो जाएगा, ठीक है। डोज ऑफ ड्रग नियोस्टिग्माइन 15 mg ओरल फॉर अडल्ट इन 24 आवर्स, ठीक है। 15 mg से ज़्यादा नहीं देंगे, ओरल ही देंगे 24 आवर्स में। इसके बाद में है इंडिकेशन, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाती है। नियोस्टिग्माइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या हम इसको डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं कि हम जांच कैसे करते हैं इसकी। तो हम रिफ्लेक्सेस देखते हैं, मसल्स इंस्टिंक्ट देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, सेंस ऑफ टच एंड साइट देखते हैं, ठीक है, बैलेंस देखते हैं। इसके बाद में सिम्टम्स की बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस के, तो मसल्स पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स वीकनेस होती है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, मतलब ऊपर वाली जो पलक होती है आँख की उसका गिरना, ठीक है। स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, बोलने में दिक्कत आती है, डबल विज़न दिखाई देता है, मतलब डबल विज़न दिखता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब वही सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके बाद में आता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं, ये वे ड्रग होते हैं जो पेन सेंसेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पेन सेंसेशन जहाँ पर मतलब हम इनको अप्लाई करेंगे वहाँ पेन नहीं होगा। ये पेन सेंसेशन स्पेसिफिक एरिया जहाँ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दिए गए हैं
वहाँ की सेंसेशन ख़त्म करते हैं, वही बात है, ठीक है। ये पेशेंट को बेहोश नहीं करते, ये बेहोश किए बिना ही पेन की सेंसेशन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, इंजेक्टिवल्स में कौन से होते हैं? प्रोकेन होते हैं, क्लोरोप्रोकेन होते हैं, लिग्नोकेन होते हैं, प्रीलोकेन होते हैं, टेट्राकेन होते हैं, ड्यूबिकेन होते हैं, रोबिवाकेन होते हैं, ठीक है। सरफेस एनेस्थेटिक कौन से होते हैं? लिग्नोकेन हो गया, कोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया। तो ये भैया इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सेंसेशन, ये सेंसेशन को ख़त्म कर देती है। सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। सीबीएस में क्या होता है? मायोकार्डियम रिप्रेजेंट होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीबीएस, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। डोज की बात करें, लिग्नोकेन 4 mg पर केजी लोकली, ठीक है। इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर सर्जरी में यूज़ करेंगे, बायोप्सिस में यूज़ करेंगे, पेनफुल कंडीशन में यूज़ करेंगे, टीथ रिमूवल, दांत निकालते हैं ना तब भी इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, एलर्जी ऑफ स्किन, मतलब जहाँ एलर्जी हो रही है स्किन में वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। इन्फेक्शन ऑफ स्किन इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में इसका यूज़ नहीं करेंगे। हिपैटिक इम्पेयरमेंट में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, तथा साथ ही साथ रीनल इम्पेयरमेंट में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। हिपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड, रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड। तो आप ये समझ ही गए होंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या थे। अब हमारी नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये वह ड्रग होती हैं जो पेन को कम करने का कार्य करती हैं तथा बॉडी टेम्परेचर को भी कम करने का कार्य करती हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखें, जैसे सैलिसाइलेट्स होता है तो एसिटाइल सैलिसाइलेट एसिड हो गया इसका, ठीक है। सोडियम सैलिसाइलेट हो गया। पैरा अमीनोफेनॉल हो गया, तो इसमें क्या आएगा? पैरासीटामोल, पैरा अमीनोफेनॉल पैरासीटामोल होता है इसकी कैटेगरी का, ठीक है। और पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में हो गया अमीनोपायरिन और एंटीपायरिन हो जाता है, जो कि हमारे फीवर को कम करने में काम आती हैं। मिसलेनियस ड्रग में हम क्या देखते हैं? आइबुप्रोफेन, ठीक है, न्यूमेसिलाइड्स, डाइक्लोफेनेक, मेफनमिक एसिड। तो ये हमारी मिसलेनियस ड्रग होती हैं। ड्रग आपको थोड़ी थोड़ी याद जरूर रखनी है, क्योंकि ड्रग याद रखेंगे तभी आप इसका क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन लिख पाएंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देख लेते हैं। टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। पेन पर क्या होगा? पेन भी कम हो जाएगा। आइस पर, आइस की रेडनेस कम करता है, अगर आंखों में रेडनेस है तो उसको ये कम करेंगे ये ड्रग्स, ठीक है। लीवर पर क्या होगा? डिस्टर्बेंस ऑफ लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। कोई भी आप समझ लिए एनसेड ड्रग होती है, चाहे वो पेन को कम कर रही है या फीवर को कम कर रही है, तो वो लीवर पर हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको ज़्यादा दवाई नहीं खानी है बुखार की या दर्द की, उससे लीवर पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और किडनी पर भी क्या होता है? इल इफेक्ट ऑन किडनी, यानी डैमेज, मतलब किडनी पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट ही आता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पैरासीटामोल ना खाओ, लीवर ख़राब हो जाएगा या किडनी ख़राब हो जाएगी। तो इसका ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसी वजह से ये बोला जाता है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम 325 mg ओरल फॉर अडल्ट देंगे। पैरासीटामोल 500 mg ओरल फॉर अडल्ट। आइबुप्रोफेन 600 mg ओरल फॉर अडल्ट, ठीक है। डाइक्लोफेनेक 100 mg ओरल फॉर अडल्ट। आप इसको इनकी डोसेज फॉर्म को याद रखेंगे। इंडिकेशन किस में यूज़ करते हैं? इसे फीवर में यूज़ करते हैं, इसे पेन कम करने के लिए यूज़ करते हैं, वायरल नॉर्मल फीवर को कम करने के लिए करते हैं, आई की रेडनेस को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, अल्कोहलिज्म, मतलब जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है या अल्कोहल पिया हुआ है या उसमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। लीवर सिरोसिस में इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं करेंगे, जैसे कि जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसमें भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत कम रेयर केस में, ठीक है। किडनी फेलियर में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कोई कोई व्यक्ति होता है वो किसी ड्रग से सेंसिटिव होता है, मतलब वो ड्रग उसको एलर्जी कॉज करती है, तब भी हम वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करते हैं।
तो ये था हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।